तो गाइस इस ट्यूटोरियल में आपको फ्लटर के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करने बताऊंगा। तो फ्लटर के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करना काफ़ी इजी है। इसमें हमें HTML CSS की कोई अच्छी नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जस्ट डार्ट की नॉलेज होनी चाहिए और इसमें प्री डिफाइंड विजेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इजीली और क्विकली काफ़ी अच्छी और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूँगा और एक क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्रिएट करूँगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को एक नाम दे देंगे। तो मैं इसे नाम दे दूंगा डेमो अंडरस्कोर वेब ऐप। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिनिश पे क्लिक करूंगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे लिए एक डेमो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो ने एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो अगर हम अपनी रूट डायरेक्टरी को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जस्ट 2 फ़ोल्डर्स हैं, एक है एंड्रॉयड और दूसरा है iOS। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई वेब का फ़ोल्डर नहीं है, तो फ्लटर ये डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे फ्लटर क्रिएट और डॉट, तो एंटर पे क्लिक करेंगे। तो फ्लटर ने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है, बट यहाँ पे वो अभी शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है टू इनेबल नल सेफ्टी वी हैव टू टाइप दिस कमांड्स। सो हम टाइप करेंगे cd एंटर डॉट माइग्रेट माइग्रेट फ्लाई चेंजेस। तो इसे टाइप करने के बाद जो हमारी वेब डायरेक्टरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसे क्रिएट करने के लिए। तो जो हमारी वेब डायरेक्टरी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें index.html फाइल जैसे कि शो हो रही है। तो जब भी हमारा ब्राउज़र ओपन होगा तो ये index.html फाइल वहाँ पे रेंडर होती है। तो मैं यहाँ पे अपना क्रोम क्लिक करूँगा और इसे रन करूँगा। तो हमारे पास एक क्रोम टैब ओपन हो जाएगा जिसमें कि ये जो हमारी एक डेमो ऐप है वो शो होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ्लटर का टैब ओपन हो चुका है क्रोम में। तो ये एक डेमो ऐप है। अगर हम इस काउंटर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब हम आपको बैकएंड भी इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा जिसमें कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट हमारा एक एंड्रॉयड स्टूडियो का फ्लटर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे हम फायरबेस के बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे ताकि वहाँ पे हम अपना डेटा और जो भी हमारा बैकएंड का लॉजिक है वो डिफाइन कर सकें। तो सबसे पहले मैं फायरबेस ओपन करूँगा और यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। तो ये एक मेरा डेमो प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैं एक ऐप क्रिएट करूँगा, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और मैं एक ऐप ऐड करूँगा और ये ऐप वेब ऐप होगी। तो इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डेमो अंडरस्कोर ऐप। और इस ऐप में मैं फायरबेस होस्टिंग भी इंक्लूड करूँगा ताकि मैं अपनी ऐप वेबसाइट को होस्ट कर सकूँ। तो मैं इस ऐप को रजिस्टर कर दूँगा। तो इसके बाद हमें जो फायरबेस की SDK है वो फ्लटर में इंटीग्रेट करनी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। ये स्क्रिप्ट्स फायरबेस को इंटीग्रेट करेंगी हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के कोड के साथ। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके जो हमारा index.html है यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के नीचे इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे बॉडी के ऊपर ये सारा पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो कमांड है npm install g firebase tools, ये जो हमारी फायरबेस का कमांड लाइन इंटरफेस है उसे हमारे पीसी के कमांड लाइन इंटरफेस जैसे जो भी हमारा टर्मिनल है उसमें इंटीग्रेट कर देगा। तो सबसे पहले npm को वर्क करवाने के लिए हमें पीसी में node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। node.js ये npm क्योंकि नोड पैकेज मैनेजर है इसके लिए node.js कंपलसरी है। तो node.js को इंस्टॉल करने के काफ़ी तरीके हैं। आप डायरेक्टली node.js की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप नोड.js डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसके थ्रू हमें पाथ इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है अपने पीसी में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट है, इसके लिए हम एक पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेंगे और इसका नेम है चॉकोलेटी। इस चॉकोलेटी पैकेज मैनेजर के थ्रू आप अपने पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक कमांड आएगी, हम इस कमांड को कॉपी करेंगे
और आपको विंडोज़ में विंडोज़ पावर शेल ओपन करना है और ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। आपको जस्ट ये कमांड जो कि हमने कॉपी की है, ये कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और एंटर करना है। तो ये जो चॉकोलेटी पैकेज मैनेजर है ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद हम टाइप करेंगे चॉकोलेटी नोड जेएस। तो इसके बाद आप नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं इस चॉकोलेटी पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो जस्ट आपको ये कमांड अब कॉपी करनी है और आप विंडोज़ पावर शेल भी ओपन कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, या कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर सकते हैं और आपको जस्ट ये यहाँ पे पेस्ट करना है चौको इंस्टॉल नोड जेएस। आप नोड जेएस नहीं, कोई और भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है तो जस्ट चौको इंस्टॉल पाइथन। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो आपको टाइप करना है चौको इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जस्ट एंटर पे क्लिक करना है और आपके पीसी में नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद हमें दोबारा से फायरबेस पे जाना है। तो ये CLI, उसके बाद आपको ये कॉपी करना है। एक बार आपका Node.js इंस्टॉल हो गया उसके बाद कॉपी करके आपको ये पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि आप जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो ये आपका फायरबेस टूल भी आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये एक्चुअली ऑलरेडी सारे इंस्टॉल कर रखे हैं। तो आप जब नेक्स्ट पे क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ ये कमांड्स रन करनी है। तो क्योंकि ये जो CLI है फायरबेस का, ये ऑलरेडी मेरे पीसी में इंटीग्रेटेड है, तो मैं डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के टर्मिनल में जाऊंगा। यह टर्मिनल भी सेम टर्मिनल है जो कि हम एक्सटीरियर भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस कमांड को डिलीट कर दूंगा, जस्ट एक डेमो कमांड है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, एक्चुअली मैंने फायरबेस ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं एक बार लॉग आउट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें सबसे पहले टाइप करना है फायरबेस लॉगिन। तो मैं टाइप करूँगा फायरबेस लॉगिन। तो इसके बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। आप यस नो कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, ये हमें फायरबेस लॉगिन करवाएगा जो भी हमारा अकाउंट है फायरबेस का। तो मैं अलाउ कर दूंगा। तो अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लिंक हो चुका है हमारे फायरबेस का। जैसे आप देख सकते हो मेरी ईमेल यहाँ पे फैच हो गई है। तो इसके बाद हमें अपना फायरबेस इनिशियलाइज़ करवाना है। तो हम फायरबेस इनिट पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आर यू रेडी टू प्रोसीड, यस पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपको अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी है फायरबेस की। तो मैं डेटाबेस पे क्लिक कर लूँगा। इन्हें क्लिक करने के लिए आपको एंटर नहीं, आपको स्पेस बार क्लिक करना है। तो फायर स्टोर भी मैं क्लिक कर लूँगा, फंक्शंस भी मैं क्लिक कर लूँगा, होस्टिंग भी मैं क्लिक कर लूँगा, स्टोरेज भी। तो इसके बाद इन्हें सबको क्लिक करने के बाद मैं एंटर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एक्चुअली मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखे हैं, तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट आ रखे हैं। तो मैं जो कि मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ मैंने वो वेब ऐप क्रिएट की उसे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे फायरबेस हमारा इनिशियलाइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमसे आस्क कर रहा है कि हमें जो हमारी डेटाबेस फाइल है उसका नेम क्या रखना है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट नेम है, तो आप कुछ और भी रख सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट के साथ ही प्रोसीड करूँगा। तो इसके बाद ये हमसे फिर से दोबारा से पूछेगा कि जो हमारी फायर स्टोर की फ़ाइल है उसका क्या नाम रखना है। तो ये भी मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा। इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा भी, ये जस्ट 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। तो हमारी इंडेक्स फाइल का भी नेम हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। तो इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हम क्लाउड फंक्शन से के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस पे ESLint का हम यूज़ अभी नहीं करेंगे। एक्चुअली ये सारा हमारा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन हम अभी फ्लटर यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम फायरबेस इसमें इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये npm के थ्रू सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। तो इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी यूज़ करनी है। तो पब्लिक डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जहाँ पे कि आप जब अपनी ऐप को बिल्ड करते हो, प्रोडक्शन में बिल्ड करते हो, तो आपकी सारी फाइल्स उस फोल्डर में स्टोर होती हैं।
तो अभी मैंने कोई वो डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, वो कमांड है flutter build web। तो जब हम इसे एंटर करेंगे तो ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। तो उस डायरेक्टरी में जो ये देखो, इसने एक बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। इस बिल्ड डायरेक्टरी में ये वेब इसने क्रिएट कर दिया है। तो जब हम अपनी इस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे फायरबेस में, तो ये हमारी बिल्ड डायरेक्टरी वहाँ पे डिप्लॉय होगी। इसमें सारा वेबसाइट का डेटा हमारा रहेगा। तो ये अभी कंपाइल कर रहा है, तो मतलब ये जो भी हमारा कोड रहेगा उस सारे कोड को इस बिल्ड डायरेक्टरी में डाल देगा। तो इसके बाद मैं दोबारा से पिछले टर्मिनल में आऊँगा, तो यहाँ पे हमें उस डायरेक्टरी का पाथ देना है। तो पाथ रहेगा बिल्ड स्लैश वेब। हमें बिल्ड के अंदर जो हमारी वेब डायरेक्टरी है, इसमें वो सारी फाइल्स रहेंगी जो हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं। तो मैं एंटर कर दूंगा, एंटर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज ऐप। तो हमारे पास जो फाइल फ्लटर की ऐप्स होती हैं वो सिंगल पेज ही होती हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर नो कर दूंगा। तो ये हमसे बोल रहा है कि बिल्ड स्लैश वेब स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमें ये ओवरराइट करनी है नहीं। अगर हम इसे ओवरराइट करते हैं तो फायरबेस एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट कर देगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है, क्योंकि ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ये हमारी खुद की होगी, जो हमने खुद यहाँ पे फ्लटर में क्रिएट की है, ना कि जो फायरबेस क्रिएट करेगा। फायरबेस एक जस्ट डेमो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट कर देता है, इन केस अगर आपने अपने आप नहीं की है। तो हम यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें अपनी यूज़ करनी है। तो स्टोरेज डॉट रूल्स डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो हमारा कंप्लीट फायरबेस सेटअप हो चुका है। अब हमने जो ये वेबसाइट क्रिएट कर दी है, उस वेबसाइट को हमने इस बिल्ड स्लैश वेब फोल्डर में डाल दिया है। अब हम अपनी इस वेबसाइट को फायरबेस पे डिप्लॉय करेंगे। तो हमें टाइप करना है फायरबेस डिप्लॉय ओनली होस्टिंग। एक्चुअली हमने यहाँ पे फायरबेस की काफ़ी सर्विसेज यूज़ की है, लेकिन अभी हमें जस्ट होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। तो ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे अब हमारी वेबसाइट को अपलोड कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है अपलोडिंग न्यू फाइल्स। तो ये जो भी हमारी फाइल्स हैं इस वेब के डायरेक्टरी के अंदर, उन सभी को फायरबेस में अपलोड कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसने एक यूआरएल क्रिएट कर दिया है। इस यूआरएल पे हमारी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ, तो एक्चुअली ये कुछ टाइम लेगा लोड होने में। तो हमारी ये वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो हमने अपनी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली फायरबेस पे डिप्लॉय कर चुके हैं हम। तो ये जो हमारा यूआरएल है, आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो ये वेबसाइट है वो इंटरनेट पे डिप्लॉय हो चुकी है। तो अभी ये एक डेमो यूआरएल है, यहाँ पे हम अपना कस्टम यूआरएल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि abc.com। जो भी आप डोमेन गोडैडी या किसी वेबसाइट से परचेज करते हो, वो भी मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगा। तो इस तरह से हमने एक डेमो वेबसाइट फायरबेस पे होस्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर हम फायरबेस ओपन करते हैं, तो कंटिन्यू टू कंसोल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास फायरबेस काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट सर्विस होती है हमारी यूज़र ऑथेंटिकेशन। इस सर्विस के थ्रू हम अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट में ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फायरस्टोर डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस रहेगा जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या डेटा रहेगा। जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ ई कॉमर्स टाइप ऑफ ऐप, वहाँ पे कैटेगरीज रहती हैं, वहाँ पे सेलर्स का डेटा रहता है। तो यहाँ पे हम सारा डिफाइन करेंगे हमारे पास किस किस तरह का डेटा है। तो रियल टाइम जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये रियल टाइम आपको कोई ऐप बनानी है, जैसे कि आपकी कोई चैटिंग ऐप है, वहाँ पे रियल टाइम में कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो उस तरह का डेटा यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज। यहाँ पे सारा आपका वो एक्चुअल डेटा स्टोर होगा। आप कोई इमेज वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, कोई वीडियो वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, तो वो सारा डेटा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है हमारा होस्टिंग। तो होस्टिंग में आपके सारे प्रोजेक्ट शो हो जाएंगे, और जो जो आपने वेबसाइट्स होस्ट कर रखी हैं। तो इसके बाद मैं अपना वेब ऐप पे दोबारा से जाऊँगा, जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है डेमो ऐप। तो इसके बाद मैं आपको ये सभी सर्विसेज अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा,
जैसे कि हम अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, हम अपने यूज़र के थ्रू कोई फ़ाइल अपलोड करवा सकते हैं, कोई वीडियो अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िग पे जाना है और हमें ये पूरा फ़ोल्डर कॉपी करना है। तो इसके थ्रू जो हमारा फायरबेस है, ये सभी सर्विसेज हमारी इंटीग्रेट हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी बकेट आईडी है जो कि ये स्टोरेज सर्विसेज है। इस आईडी के थ्रू जो हमारी वेबसाइट है वो अपनी स्टोरेज इस फायरबेस स्टोरेज के साथ लिंक कर पाएगी। एपीआई की यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज हैं, तो आपको जस्ट ये कॉपी करना है और आपको दोबारा से फायरबेस में अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है और index.html ओपन करना है और यहाँ पे स्क्रिप्ट के नीचे इसे पेस्ट कर देना है। तो हमने कम्प्लीटली फायरबेस को अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है और इस डेटा के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हमारी सर्वर की एपीआई कीज़ हैं, डेटाबेस यूआरएल है, इसके थ्रू हम हमारी फायरबेस सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे और फायरबेस में अपना डेटा स्टोर करेंगे, अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाएंगे।